स्पेसिफिक क्लास में ले रहा हूं, इस क्लास में ये क्लास नहीं है, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा एक बार खड़े हो जाइए। सभी लोग खड़े हो जाइए, सावधान की मुद्रा में रहिए। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। चूंकि ये क्लास नहीं है, हम लोग कुछ संकल्प लेने जा रहे हैं। चूंकि फॉर्मली मैं ये मान के चल रहा हूं कि आज से हम लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। चूंकि आज हम हाउ टू प्रिपेयर सिविल सर्विसेज पे बातचीत करेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करेंगे, धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करेंगे। ट्राई टू क्लोज योर आईज स्लोली, डोंट टेक एनी बॉदरेशन, ट्राई टू कूल योरसेल्फ। आप सभी लोगों को आज एक नया एक्सपीरियंस होगा। अपनी आंखों को बंद करें, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। अपने माइंड को एक पीस के फेज में ले जाएं और अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए। कंसंट्रेट करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप अपने ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करें। आप यह देखें आंखों को बंद करके कि आप कैसे इनहेल कर रहे हैं और कैसे एक्सहेल कर रहे हैं। आपकी सांसें कैसे अंदर जा रही है और अंदर आ रही है। मुझे लगता है कि आप कंसंट्रेटेड हैं। जब आंखें बंद होती हैं तो मैं ये समझता हूं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट होता है। इस सबकॉन्शियस माइंड में मैं आपको कुछ गाइडलाइन दे रहा हूं, मैं आपको कुछ डायरेक्शन दे रहा हूं। इस डायरेक्शन को आपको डे टू डे फॉलो करना है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से, आपको अपने आप से ही, अपने सेल्फ से आपका परिचय कराने जा रहा हूं। थोड़ा रोमांच महसूस कीजिए, आपको मजा आए। एक रोमांच महसूस करेंगे आप। आपका जन्म ऐसे ही नहीं हुआ है। आप आज यूं ही विदाउट एनी एम इस क्लास में नहीं आए। कई कई लोगों का तो ये 6th आवर का क्लास चल रहा है। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि आपने सिविल सर्विसेज कैरियर को ऑप्ट किया है और यह सिर्फ अपने आप के लिए नहीं किया है। आप अचीवमेंट सीकर्स हैं, डेवलपमेंट सीकर्स हैं और आप सिविल सर्विसेज के माध्यम से न सिर्फ अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अपने दिल पर हाथ रख करके अपने आप से पूछिएगा कि यह लाखों लोगों, आप जो ये डिसीजन लेने जा रहे हैं कि आप सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने जा रहे हैं और इसी साल जा रहे हैं, 2016 में ही जा रहे हैं। बिलीव ऑन माई वर्ड्स, बिलीव ऑन योर एबिलिटी। आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो 2016 में ही निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आप में वह बेसिक एबिलिटी है, आप में वह बेसिक कैपेसिटी है कि आप जिस चीजों को भी अपना लक्ष्य बना लेंगे, अपने मन के अंदर से अगर आप एक संकल्प ले लेते हैं तो यह संकल्प, यह रिजोल्यूशन और इस रिजोल्यूशन के प्रति आपका डेडिकेशन, डिवोशन न सिर्फ आपके लाइफ को चेंज करने जा रहा है, बल्कि भारत के अंदर और भारत के बाहर लाखों लोगों के लिव्स को आप चेंज करने जा रहे हैं।
आप में सिर्फ इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप सिर्फ अपने लाइफ को चेंज करने जा रहे हैं, बल्कि आप लाखों लोगों के लाइफ को चेंज करने जा रहे हैं। आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आज एक्सेप्ट करनी होगी। और ना हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त है, और आप जानते हैं कि आपके पास उससे भी कम वक्त है। वक्त बहुत कम है। इस पूरे वक्त में हम ना सिर्फ अपने आप को बदलने का संकल्प लेंगे आज, बल्कि इस देश और दुनिया को बदलने में अपनी भूमिका को भी निश्चित रूप से स्थापित करने का संकल्प हम लेंगे। आप में वह क्षमता है, आप में वह योग्यता है कि आप जो चाहें आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि धीरे धीरे अपनी आंखों को आप खोलिए और धीरे धीरे अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं हाउ टू क्रैक सिविल सर्विसेज in very first attempt मैं ना सिर्फ हाउ टू क्रैक सिविल सर्विसेज इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट पर बातचीत करने जा रहा हूं, बल्कि हमारा एम, हमारा पर्पस यह भी है, हमारा ऑब्जेक्टिव यह भी है कि कैसे हम हाईएस्ट रैंक को सिक्योर कर सकें। हाउ टू सिक्योर हाईएस्ट रैंक। हाउ टू सिक्योर हाईएस्ट रैंक पर भी हम बातचीत करेंगे, और हाईएस्ट रैंक का मतलब मेरे अनुसार रैंक 1 है। हम सभी लोगों का यह लक्ष्य है, यह गोल है कि आप लोगों में से हर किसी के पास वह बेसिक एबिलिटी है कि आप चाहें, अगर आप अपने आप को प्लान करें तो रैंक 1 पर आप आ सकते हैं। इस रैंक 1 पर आने के लिए हम कुछ फंडामेंटल्स पर बातचीत करेंगे। हमारी बातचीत में, आज की बातचीत में मैं एक इंट्रोडक्शन की बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत संक्षिप्त इंट्रोडक्शन में लूंगा। इस इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बातचीत करना चाहूंगा, पाथ टू सक्सेस। सफलता का रास्ता क्या होना चाहिए। और इसी पाथ टू सक्सेस में ही हमारा जो मेजर डिस्कशन रहेगा वो हाउ टू प्रिपेयर पर रहेगा। इन दो बिंदुओं पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। इंट्रोडक्शन में मैं 2 बातें करना चाहता हूं, बिल्कुल पिन पॉइंटेड बातचीत। मुझे मालूम है कि सिविल सर्विसेज को प्रिपेयर करने की दिशा में आप एक स्ट्रॉन्ग कदम को उठा चुके हैं। उसी का परिणाम है कि आज आप यहां पर बैठे हैं। मुझे यह भी मालूम है कि आपको अपनी योग्यता की पहचान है, अपनी एबिलिटी को, अपनी कैपेसिटी को आप पहचानते हैं। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपकी इस एबिलिटी पर पूरा विश्वास करता हूं, पूरा भरोसा करता हूं। सिविल सर्विसेज के गोल्डन हॉरिजन को भी आप समझते हैं, यह भी मैं जानता हूं। लेकिन इस इंट्रोडक्शन के बावजूद भी, इस परिचय के बावजूद भी मेरा फोकस इस बात पर है कि क्या स्पेशली 2011 एंड 2013 में सिलेबस के रिफॉर्मेशन के बाद सिविल सर्विसेज को अप्रोच करने,
हाउ यू हैव टू अप्रोच सिविल सर्विसेज, इसमें एक फंडामेंटल चेंजेज आया है। आज के डेट में सिविल सर्विसेज के अंतर्गत आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, आपका एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए, जो बेसिक एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड था वह भी चेंज हो चुका है। सिविल सर्विसेज की जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वह भी चेंज हो चुका है। मेरा एक प्रश्न है आपसे, एग्जामिनेशन पैटर्न रिफॉर्म, डू यू रेडी टू रिफॉर्म योरसेल्फ? क्या आप इस परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालने के लिए तैयार हैं? एग्जामिनेशन रिफॉर्म, बट व्हेन यू रिफॉर्म योरसेल्फ, आज की पूरी बातचीत हमारी इसी अप्रोच पर केंद्रित रहेगा। हाउ यू हैव टू अप्रोच सिविल सर्विसेज इन रिन्यूड, इन रिफॉर्म्ड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन विथ रिन्यूड आउटलुक in sense of attitude and aptitude। आज के डेट में क्या रिन्यूड आउटलुक होना चाहिए? क्या आप उससे अवगत हैं? क्या आप उसे जानते हैं? इस पर हमारी पूरी बातचीत फोकस रहेगी। एक मूलभूत प्रश्न से मैं इस बातचीत को पाथ टू सक्सेस को स्टार्ट करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि 5 लाख से अधिक लोग लगभग सिविल सर्विसेज को प्रिपेयर करते हैं। 5 लाख से कुछ अधिक लोग सिविल सर्विसेज में फॉर्म्स फिलअप करते हैं ईच एंड एवरी ईयर। अभी फॉर्म्स आने वाला भी है। पिछले साल 7 लाख से कुछ अधिक का डाटा था और हर साल यह डाटा बढ़ रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि डाटा बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। 7 लाख लोगों में से मुझे लगता है कि लगभग 3 लाख लोग नॉन सीरियस होते हैं, या 4 लाख लोग नॉन सीरियस होते हैं, लगभग 3 लाख लोग थोड़ा सीरियस होते हैं, थोड़ा सीरियस होते हैं। और उस 3 लाख लोगों में से भी मुझे लगता है कि लगभग 50-60 हजार के आसपास आपकी भांति थोड़ा ज्यादा सीरियस होते हैं। मुझे लगता है कि 50-60 हजार लोगों में से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में लगभग 15-16-17 हजार लोग अल्टीमेटली क्वालिफाइड होते हैं। मैं पहले से ही ये मान के चल रहा हूं कि आप 50-60 हजार लोगों में से शामिल हैं, मतलब आप रेस में शामिल हैं। आप 5 लाख लोगों में से शामिल नहीं, आप ऑलरेडी 50 से 60 हजार लोगों में शामिल हैं, जिसमें से इस साल यूपीएससी फाइनली 15 या 16, 15 या 16,000 अकॉर्डिंग टू दी वैकेंसीज। आप जानते हैं कि वैकेंसीज का 13 टाइम्स प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, तो 15 to 16,000 अप्रॉक्स रिजल्ट प्रीलिम्स में होगा। हमारे लिए जो फर्स्ट चैलेंज है वह यह है कि 50 to 60,000 पीपुल्स में से हमें सबसे पहले यहां पर अपने आप को प्लेस्ड करना है। आज के डेट में यह चैलेंज हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पर मैं बातचीत करूंगा कि कैसे हम प्लेस्ड हो सकते हैं। यह हमारा फर्स्ट लेवल डिफिकल्टीज है। सेकेंड लेवल जो डिफिकल्टीज है वह ज्यादा चैलेंजिंग है। ज्यादा चैलेंजिंग क्यों है? क्योंकि जो मोस्ट एबल पर्सन है वो यहां पर है। मोस्ट एबल पर्सन यहां पर है। नॉलेज की अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि सभी लोग इक्वल लैटिट्यूड पर ही, सिमिलर लैटिट्यूड पर ही होते हैं। अगर नॉलेज की हम बात करें तो सिमिलर लैटिट्यूड पर प्लेस्ड होने के बावजूद भी आखिर क्यों 3 से 4 हजार लोग ही इंटरव्यू के लिए आ पाते हैं? यहां पर रियल डिफिकल्टीज क्या है?
इस पर भी मैं बातचीत करूंगा। और फाइनली थर्ड स्टेज 1002 1200 में हम कैसे आए, और 1000 में 1200 में से भी अगर हम इधर से रैंक 1 लगाएं या हम इधर से रैंक 1 लगाएं, ये सब डिफिकल्टीज है। थर्ड लेवल में थर्ड चैलेंज है कि इस फाइनल लिस्ट में हमें शामिल होना है, भले ही हम पीछे से 1 रैंक लगा दें, मतलब सबसे लास्ट रैंक पर है। फाइनल लिस्ट में आपको शामिल होना है, लेकिन उसके बाद आपको इस चीज की भी केयर करनी है कि आपको टॉप रैंक कैसे लगाना है, फर्स्ट रैंक पर कैसे आना है, 1 to 10 रैंक पर कैसे आना है, अंडर 50 कैसे आना है, अंडर 100 कैसे आना है, सो दैट कि आप लोगों में से अधिकांश लोगों का जो एम है वह आईएएस बनना है। और आप आईएएस तभी बनेंगे जब आपका रैंक अच्छा होगा। आईएएस बनने में भी आपको अपने लाइक्स के अनुसार आपको कैडर मिले तो आपको मजा है, अदरवाइज पता चलेगा आप सिक्किम में हैं, आप नागालैंड में हैं और आईएएस हैं तो क्या फायदा है। उससे अच्छा है कि अपने स्टेट में एसडीएम है आप। तो बहुत सारी चीजें हैं, आगे आपके पूरे सर्विस पर इन चीजों का इंपैक्ट पड़ने वाला है। इन सभी चीजों पर हम 1 by 1 करके बातचीत करेंगे। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 तक में जो बातें आपको डिफरेंट बनाती हैं, यूनिक बनाती हैं, वह सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, और वह चीज है दो तीन चीजों की मैं बातचीत करूंगा, which makes you different, which makes you different। जो आपको अलग करता है। फर्स्ट, हाउ मच यू आर क्लियर about your purposes। आप कहेंगे कि सर ये आपने क्या कह दिया, हमें पता है कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए आया हूं। नहीं, आज आपको पता चलेगा कि आज आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए आए हैं तो क्यों आए हैं। हाउ मच यू आर क्लियर का मतलब है क्या आपको इस बात का एहसास है कि अगर आप सिविल सेवक नहीं बनते हैं तो आपके पूरे लाइफ में आपको किस डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। क्या आपने अपनी डायरी में यह नोट लिखा है? लिखो, सोचो, उस दर्द को महसूस करो। अगर तुम पास नहीं करते हो तो क्या दर्द होगा, क्या डिफिकल्टीज होंगे, क्या प्रॉब्लम्स होंगे, क्या चैलेंजेस होंगे तुम्हारे सामने, तुम्हारा लाइफ क्या होगा। उस दर्द को महसूस करो। यह आपको हार्ड से हार्ड लेबर करने के लिए इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा। पहली बात है। Try to feel, try to write the pain of unsuccess। उस दर्द को महसूस करो, और सिर्फ महसूस मत करो, उसको डिटेल में लिखो। इमेजिन करो कि अगर मैं पास नहीं करता हूं तो मुझे क्या फेस करना पड़ सकता है, क्या होगा मेरा लाइफ। डिटेल में उस एक्सपीरियंस को, जब कभी मन ना लगे, जब कभी पढ़ने में मन ना लगे, तो उसे महसूस करो,
उसे लिखो, थोड़ा डरना सीखो यार। डरना मना नहीं है, डरना सीखना है। क्योंकि अगर डर लगता है तभी हमारे एफर्ट में वह वजन आता है, वह वेट आता है, वह एनर्जी आती है। इस बात को महसूस करना, मैं जो बात करने जा रहा हूं, डरना बहुत जरूरी है। होता यह है कि हम लोग इमेजिनरी हैं, हम लोग इंडियंस जो हैं वो इमेजिनरी हैं ज्यादा, और थोड़ा पॉजिटिव इमेजिनेशन ज्यादा करते हैं। अक्सर हम यह सोचते हैं कि मैं लाल बत्ती की गाड़ी में घूम रहा हूं, लोग मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, लोग मुझे ऑनर दे रहे हैं, हम इंजॉय करते हैं इस बात को। तो सेकेंड फेज में मैं कहूंगा कि उस इंजॉयमेंट को भी फील करो। कि अगर तुम सिविल सर्विसेज को क्रैक करते हो तो ट्राई टू फील द हैप्पीनेस, ट्राई टू फील द कूलनेस, try to feel the dignity, try to feel the honor, try to feel the prestige which you have after cracking civil services, which you enjoy. उसको भी enjoy करो, दोनों ही चीजों को enjoy करो। Try to feel happiness, उस खुशी को भी महसूस करो। यदि तुम सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हो तो वह खुशी, वह एंजॉयमेंट, वह मान, वह सम्मान जो समाज आपको देने जा रहा है, वह क्या होगा? इन चीजों को भी हमें महसूस करना है। यह सबसे बेसिक लेवल की बात है। हाउ मच यू आर क्लियर अबाउट योर पर्पसेज, अबाउट योर गोल। ये अगर दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आपका जो डायरेक्शन है वह हमेशा क्लियर होगा। आपका जो एफर्ट है वह आपको हमेशा एफर्ट करने के लिए मोटिवेट करेगा। और अगर यह हो जाएगा तो मैं रियली कहता हूं कि विद इन 365 डेज सक्सेस इज बाउंड टू कम। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आई हैव नो डाउट। हैव यू एनी डाउट? No. You should have a strong belief about your success, because your belief, your confidence energize you. आपका जो बिलीफ है अपने आप के ऊपर, अपनी सफलता के ऊपर, वह आपको ऊर्जावान बनाता है, वह आपको प्रेरित करता है अधिक से अधिक एफर्ट करने के लिए, अधिक से अधिक लेबर करने के लिए। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखें। इसके बाद मैं सेकंड पॉइंट पर आता हूं कि इसके बाद क्या चाहिए जो आपको डिफरेंट बनाएगा। एक करेक्ट स्ट्रैटेजी, प्लान, सही रणनीति और योजना। यही आपको डिफरेंट बनाता है, यही आपको यूनिक बनाता है, यही आपको फाइनल लिस्ट में शामिल करता है और यही आपको रैंक 1 तक दिलाएगा। उस स्ट्रैटेजी को समझिएगा कि पूरी बातचीत में यह स्ट्रैटेजी आएगा। लेकिन यहां पर जो चीजें आपको डिफरेंट बनाती हैं वह करंट स्ट्रैटेजी और प्लान ही इनफ नहीं है। हाउ मच यू आर एबल टू इनेक्ट और एक्ट according to your plan. आप अपने
अपनी रणनीति को कितने सही तरीके से, कितना टाइम बाउंडेशन के साथ, टेम्पोरल डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता यह है कि सिविल सर्विसेज को प्रिपेयर करने वाले लोग थोड़ा आइडियल होते हैं, तो हम ईच एंड एवरी डिटेल्स में जाकर के बिल्कुल परफेक्शनिस्ट अप्रोच के साथ किसी भी टॉपिक को कवर करने का प्रयास करते हैं, और पता यह चलता है कि हमारी पूरी स्टडी इम्बैलेंस्ड हो जाती है। सिविल सर्विसेज की जो सिलेबस है और जो डिफरेंट स्टेज में जो सिलेबस है, सिविल सर्विसेज की प्रॉब्लम यह है कि सिविल सर्विसेज टफ पेपर नहीं है। Only you have to establish a balance between study. In different section, you have to allot sufficient time, and within limited time, you have to enact your plan. You have to enact your strategy. जिसको हम लोग कहते हैं, दो चीजें हैं टेक्निकली हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, फर्स्ट को कहते हैं टाइम स्टडी और दूसरे को हम लोग कहते हैं मोशन स्टडी। हमारे पास टाइम कितना है और उस टाइम को हम लोग क्या करते हैं जनरली कि हम सीधे देखते हैं यहां कि ठीक है फरवरी 2016, फिर देखते हैं 7 अगस्त 2015, ठीक है पढ़ लेंगे, सॉरी 16। फैक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये टाइम है, आज ये कर लेते हैं, कल वो कर लेते हैं, पढ़ लेंगे अभी बहुत सफिशिएंट टाइम। एक मन के अंदर ही एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है, कर लेंगे बाद में कर लेंगे, अभी बहुत सफिशिएंट टाइम, बहुत सफिशिएंट टाइम, बहुत सफिशिएंट टाइम। मई आते आते हमें लगता है कि इतना सिलेबस बचा हुआ है, ये कवर करना बड़ा मुश्किल है। फिर हम प्रेशराइज होते हैं, फिर हम फियरफुल होते हैं और गलतियां करना शुरू कर देते हैं। परिणाम होता है अनसक्सेस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 5 ईयर प्लानिंग या 1 ईयर प्लानिंग यहां पर सक्सेसफुल नहीं होता है, यहां पर लॉन्ग ईयर प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होता है। यहां पर हम रिक्वायर्ड, जिसको हम मोशन स्टडी कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं माइक्रो लेवल प्लानिंग। यू हैव टू मेक माइक्रो लेवल प्लान। पहली बात हमें यह सोचना है कि फेब 2016 टू 7 अगस्त 2016 में क्या रिक्वायरमेंट है। इतना टाइम है, इस टाइम को ब्रेक कीजिए। स्ट्रैटेजी को माइक्रो लेवल पर ले जाइए क्योंकि ये इंप्लीमेंटेशन लेवल है और गलती यहां पर नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कहां पर की जानी चाहिए, कैसे की जानी चाहिए, ये सब आपको मालूम है। कहीं ना कहीं फेल्योर आप उसके इंप्लीमेंटेशन लेवल पर हो रहे हैं, और इंप्लीमेंटेशन लेवल पर भी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने सही तरीके से अपने कोर्स को डिजाइन नहीं किया है। मेरी बात को थोड़ा सीरियसली समझिएगा। तो इस लेवल पर माइक्रो प्लान का मतलब यह है कि हमारे पास मंथ वाइज प्लान हो, हमारे पास वीकली प्लान हो, हमारे पास डे वाइज प्लान हो, हमारे पास आवर वाइज प्लान हो। इस लेवल पर, इस माइक्रो लेवल पर जाकर के आपको काम करने की जरूरत है। अगर आप 2016 में ही सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप हमें बताइएगा।
बट आपको इस लेवल पर आकर के काम करना होगा। कैसे काम करेंगे हम लोग आगे और भी बातचीत करेंगे। इंप्लीमेंटेशन लेवल जो है उसको भी मैं दो भागों में बांटता हूं। इंप्लीमेंटेशन दो लेवल पर होता है, इसको भी थोड़ा समझिएगा। पहला जो इंप्लीमेंटेशन है वह है थॉट लेवल, वह है मेंटल लेवल, और दूसरा जो इंप्लीमेंटेशन है वह है ग्रास रूट लेवल पर, वह है एक्शन लेवल पर। तो मैं सबसे पहले बातचीत कर रहा हूं at the level of thought process, मतलब मानसिक स्तर की मैं बातचीत कर रहा हूं। मानसिक स्तर पर अपने आप को कैसे तैयार करेंगे, यहां भी बहुत आवश्यक है। इसी को हम लोग एथिक्स में इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, और कुछ भी नहीं कहते। यहां पर बहुत सारी समस्याएं हैं, और इस समस्या को भी आपको टैकल करना है। और दूसरा जो है वह एट द लेवल ऑफ ग्रास रूट, जिसको मैं हिंदी में कहता हूं कि बिल्कुल तृणमूल स्तर पर जाकर, एट द लेवल ऑफ इंप्लीमेंटेशन लेवल, रियल इंप्लीमेंटेशन लेवल। एक तो मेंटल लेवल पर इंप्लीमेंट करेंगे, और एक ग्रास रूट लेवल पर, रियल लेवल पर, एक्चुअल लेवल पर जाकर के इंप्लीमेंट करेंगे अपने प्लान। मेरी बात को समझिएगा मैं क्या करना चाह रहा हूं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूं। बात यह है कि अगर यह ब्रेन है, सपोज यह अगर ब्रेन है, और इस ब्रेन की कैपेसिटी अगर 100% है, तो यह जो 100% है यह दो भागों में बटा हुआ है। 10 to 20% इसको कंसस लेवल कहते हैं। एक हमारा कंसस ब्रेन होता है। ब्रेन दो होता है। एक कंसस ब्रेन, जब अभी आप लोग बैठे हुए, अभी आपका ब्रेन कंसस है, इसकी जो 80 to 90% एनर्जी है, कैपेसिटी है, वह होता है सबकॉन्शियस लेवल पर। एक तो कॉन्शियस लेवल है और एक सबकॉन्शियस लेवल है। प्रिपरेशन आप इस लेवल पर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रिपरेशन आप कॉन्शियस लेवल पर करते हैं, अनकॉन्शियस लेवल पर कुछ और चलता है। बुरा मत मानिएगा, अनकॉन्शियस लेवल पर कुछ और चल रहा है। मे बी फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी कुछ इमोशनल प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी कुछ फ्रेंड्स प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी 1000 प्रकार के प्रॉब्लम है अपने लाइफ में, यहां पर वो चल रहा होता है। बट कॉन्शियस लेवल पर क्या है, कोचिंग जा रहे हैं। कॉन्शियस लेवल पर क्या है, बैठे हुए हैं। कॉन्शियस लेवल पर क्या है, पढ़ रहे हैं। याद रखेंगे, आप कहते हैं मुझसे जब मिलते हैं ऑफिस में, तो आप कहते हैं कि सर मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ती हूं, मैं भूल जाता हूं, मैं भूल जाती हूं। क्या इलाज हो सकता है? क्योंकि अनकॉन्शियस लेवल पर वह चीजें नहीं चल रही हैं जो कॉन्शियस लेवल पर चल रही हैं। हम जो कमांड दे रहे हैं, देखिए ये ह्यूमन सॉफ्टवेयर है, और ये सबसे सुपर ह्यूमन सॉफ्टवेयर है। इतना ताकतवर, इतना स्ट्रॉन्ग कोई सॉफ्टवेयर आज तक बना नहीं है, जो हमारे दोनों ईयर्स के बीच में प्लेस्ड है। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई सॉफ्टवेयर बना ही नहीं है, और वह आपके पास है। यह ह्यूमन सॉफ्टवेयर दो लेवल पर कमांड चाहता है।
एक कमांड यहां से दीजिए, माउस 2 लेवल पर होना चाहिए। ये माउस है, एक कंसस लेवल पर माउस को हम रोटेट करते हैं, राइट जगह पर जाकर के क्लिक करते हैं, प्रोग्राम राइट प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं, और एक सबकॉन्शियस लेवल पर भी सेम कमांड को ले जाते हैं। अगर इसमें कहीं कोई भी गड़बड़ी हुई, अगर इस लेवल पर कहीं कोई अनसक्सेसफुल हुआ, कोई फेल्योर हुआ, कोई भी लैक्स हुए, तो डेफिनेटली आई एम सॉरी टू यू, यू आर ऑल्सो सॉरी टू योर सेल्फ। प्रॉब्लम यहां पर नहीं है, प्रॉब्लम यहां पर है। प्रॉब्लम कंटेंट का नहीं है, प्रॉब्लम कॉन्टेक्स्ट का है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कंटेंट की कोई कमी है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में टीचर्स की कोई कमी है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोचिंग्स की कोई कमी है, और सभी बहुत अच्छे हैं। आप जहां कहीं भी जाएंगे आप कुछ ना कुछ अच्छा लर्न करके आएंगे, ये मेरा विश्वास करता है, बिकॉज सबके पास एक्सपीरियंस है। बट प्रॉब्लम वहां पर है नहीं, कंटेंट लेवल पर प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट की कोई कमी नहीं है। और आज ग्लोबलाइज्ड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में, इस कंप्यूटर रिवॉल्यूशन के इस युग में, कंटेंट की कोई कमी आप समझते हैं क्या? डू यू थिंक एनी डिफिकल्टीज इन कंटेंट? कहीं पर कोई लैक्स आपको महसूस होता है क्या? बट प्रॉब्लम है कॉन्टेक्स्ट की। प्रिपरेशन में कंटेंट पर आपका ज्यादा फोकस होता है, प्रिपरेशन में फोकस होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट पर, जिसको मैं कहता हूं कंटेंट वर्सेस कॉन्टेक्स्ट। आपका फोकस होता है कंटेंट पर, मेरा फोकस होता है कॉन्टेक्स्ट पर। परिवेश, परिस्थितियां, क्या परिवेश परिस्थितियां तुम्हें नियंत्रित कर रही हैं? मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूं अपने आप से, ये डेली प्रश्न पूछना, क्या तुम्हारी परिस्थितियां, क्या तुम्हारा परिवेश तुम्हें कंट्रोल तो नहीं कर रही है? इफ यस, then try to fight with your circumstances. Try to establish control over your circumstances. तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे सर्कमस्टांसेस पर होना चाहिए, तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे ब्रेन पर होना चाहिए, तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे हार्ट पर होना चाहिए, तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे इमोशन पर होना चाहिए, सेंटिमेंट पर होना चाहिए। इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कह रहे हैं, इसी को इमोशनल मैनेजमेंट कह रहे हैं। आज के डेट में सिविल सर्विसेज में आपके टॉपिक्स के अंतर्गत इस चीज को शामिल किया गया है। क्या आप अपने जीवन में इसके महत्व को नहीं समझते हैं? क्या इस टूल्स, इस टेक्नोलॉजी को, इस मैनेजमेंट को आप अपने ऊपर यूज नहीं कर सकते हैं? तो यहां पर एट द लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस में मैं ये बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि कॉन्शियस लेवल और सबकॉन्शियस लेवल दोनों को सेल्फ अवेयर बनाइए। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस अपने आप के प्रति, क्योंकि आपका लक्ष्य है सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करना, तो अपने कॉन्शियस ब्रेन को और अनकॉन्शियस ब्रेन को, सेल्फ अवेयरनेस को खुद को जागरूक बनाओ अपने लक्ष्य के प्रति। वह आपको डेडिकेशन देगा, वह आपको डिवोशन देगा। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि दो तीन चीजें हैं यहां पर। जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं एज एस्पिरेंट बिफोर यू, जो भी एग्जामिनेशन की अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, देखिए इस एग्जामिनेशन की समस्या क्या है कि इस एग्जाम को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यह एग्जामिनेशन अनप्रिडिक्टेबल है।
आप कोई पूर्वानुमान नहीं कर सकते। आप यह नहीं कर सकते हैं कि इस बार यही पूछा जाएगा। तो इस एग्जामिनेशन की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, क्या उसको उसके अनुरूप अपने आप को कैपेबल बनाने का प्रयास कर रहे हो? बताना जरा। क्या अपने आप को उसके अनुरूप बनाने का प्रयास कर रहे हो कि चाहे वह कुछ भी पूछ ले, आई एम इन पोजीशन टू गिव आंसर? जो ये एक अपॉर्चुनिटी है, प्रिपरेशन एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी में आपको वर्क कैसे करना है? आपकी डिफिकल्टीज क्या है, आपकी कठिनाई क्या है? तो आपकी कठिनाई यह है कि यह एग्जामिनेशन अनप्रिडिक्टेबल है, पूर्वानुमान नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अपने प्रिपरेशन को हाईएस्ट लेवल पर ले जाइए। किसी भी चीज को छोड़ने की स्थिति में आप नहीं है। होल सिलेबस को तैयार कीजिए। आज ऐसे भी अगर प्रीलिम्स की बात करते हैं तो निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग में आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि आप कोई गेस कर सकें। गेस करेंगे तो आपके अंक काटे जा सकते हैं इन केस ऑफ नो। अगर गलत आप करते हैं तो आपके अंक काटे जाएंगे। मतलब ये कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उस चीज में कितनी क्वालिटी है, कितना परफेक्टनेस है, यह मैटर करता है। मैटर यह नहीं रखता है कि आप कितना पढ़ते हैं, क्वांटिटी वाइज कितना पढ़ते हैं, लेकिन मैटर यह जरूर करता है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसमें क्वालिटी कितनी है। अगर वह कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या उसको आंसर करने की स्थिति में हैं या नहीं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है। देखिए, यूपीएससी अंडर द सन कुछ भी पूछ सकता है। इसको प्रिपेयर करना थोड़ा टफ है, थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अंडर द सन ईच एंड एवरी चीजों को आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। हमारी लिमिटेशन है प्रिपरेशन की। लेकिन जो कुछ भी हमने प्रिपेयर किया है, 100 में 100 क्वेश्चन राइट करना नेसेसरी तो नहीं है ना। यूपीएससी की यह अपेक्षा तो आपसे नहीं है। लेकिन 60% क्वेश्चन अगर आप करते हैं यूपीएससी में, अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है तो 60% क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई डेफिनेटली करेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं है ना। मतलब 40% गलत करने की संभावनाएं हैं, आप गलत कर सकते हैं, लेकिन 60% सही होना चाहिए आपका। फाइनली मार्क्स को कट करने के बावजूद आप अगर 60% पर प्लेस्ड हैं तो आपका प्रीलिम्स हो रहा है। किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं, सपोज कि आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, सपोज कि आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, सपोज कि आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमने यह देखा है कि आपका अप्रोच क्या है। आपका अप्रोच यह होता है कि प्रीवियस ईयर के 100% क्वेश्चंस आपसे टिकल्ड हो जाए। आप एक बुक्स को पढ़ते हैं, दूसरे बुक्स को पढ़ते हैं, तीसरे बुक्स को पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं और आप 100% को अटेन करने का प्रयास करते हैं। आपका प्रयास यही है ना। मैं कहता हूं कि आप 80% को भी अगर अप्रोच कर पा रहे हैं तो कट करने के बाद, नेगेटिव करने के बाद भी 60% रह जाएगा, आप उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। आगे बढ़िए, दूसरे सेक्शन पर जाइए, आगे बढ़िए, तीसरे सेक्शन पर जाइए, क्योंकि सेक्शन और भी है, उसको रिवाइज भी करना है। इस पूरे प्रिपरेशन के लेवल में इंडिविजुअल डिफिकल्टीज भी आएगा, इमोशनल डिफिकल्टीज भी आएगा, पर्सनल डिफिकल्टीज भी आएगा, फैमिली डिफिकल्टीज भी आएगा। उन सभी डिफिकल्टीज को मैनेज कीजिए, उसको रिड्यूस कीजिए। आपके लाइफ में जितने डिफिकल्टीज आएंगे, आप ये मान के चलें कि आप उतने फॉर्चून वन हैं, आप उतने सौभाग्यशाली हैं
सपोज कीजिए कि किसी के लाइफ में कोई डिफिकल्टीज ही नहीं है, तो सोचिए कि वो कितना बोरियत फील करता होगा। शायद उसको नींद भी नहीं आती, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा, शुगर भी बढ़ गया होगा, क्योंकि कोई डिफिकल्टीज है नहीं, दौड़ भाग है ही नहीं लाइफ में, कोई चैलेंजेस ही नहीं है, कोई एंजॉयमेंट ही नहीं है। आपके सामने अगर चैलेंजेस आ रहे हैं, डिफिकल्टीज आ रहे हैं, तो आप उसको अपॉर्चुनिटी समझिए। इवन आप अगर अनसक्सेसफुल हो रहे हैं तो आप उसको अपॉर्चुनिटी समझिए। आपकी जो अनसक्सेस है, आपका जो फेल्योर है, वह आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है करेक्ट करने के लिए, सुधार करने के लिए। आपकी जो डिफिकल्टीज है, उस डिफिकल्टीज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लें, उसको टेकल करें। आज अगर आप अपने इंडिविजुअल, अपने फैमिली, अपने इमोशनल डिफिकल्टीज को टेकल नहीं कर सकते हैं, तो कल डिस्ट्रिक्ट और कल पूरे देश की डिफिकल्टीज को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे? मेरा सिंपल क्वेश्चन है आपसे। इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज योरसेल्फ, then how can you administer this vast country, this big country, this diverse country? इस देश में तो आपके जीवन से अधिक समस्याएं हैं ना, जितनी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, एक व्यक्ति के लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, उससे ज्यादा डिफिकल्टीज इस देश में है। अगर हम अपने डिफिकल्टीज को टेकल नहीं कर सकते हैं, तो हम इस देश के डिफिकल्टीज को टेकल कैसे करेंगे? तो यहां पर आपको काम करना होगा। यहां पर घबराना नहीं है फैमिली प्रॉब्लम से, इंडिविजुअल प्रॉब्लम से। और देखिए, सबके लाइफ में ये प्रॉब्लम आता है। सक्सेसफुल वही होता है जो इसको सक्सेसफुली मैनेज करके आगे बढ़ रहा है। यहीं पर अगर उलझ कर रह जाएंगे, अपने आप को ही कोसने लग जाएंगे, तो काम नहीं चलेगा। होता यह है कि हम अपने परिस्थितियों को, अपने सर्कमस्टांसेस को कोसने लगते हैं। नहीं, कोसना नहीं है, हमें फेस करना है। ये बात मैं करना चाह रहा हूं। दूसरा, मैं इस लेवल पर आता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन आप कैसे करेंगे? थॉट लेवल पर माइंड को स्ट्रांग बनाइए, सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू। जो भी अपॉर्चुनिटीज है, जो भी टाइम है, उसको एक्सप्लॉइट कीजिए। अब इस लेवल पर आइए, इंप्लीमेंटेशन लेवल पर। इंप्लीमेंटेशन लेवल पर आपको क्या करना है? सबसे पहले यहां पर 2-3 चीजों की मैं बातचीत करता हूं। तो 3 चीजें में यह है कि 100% फोकस्ड अप्रोच आपका होना चाहिए। दैट मीन्स कि फुल डेडिकेशन एंड डिवोशन होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि 100% कंसंट्रेशन, 100% कंसंट्रेशन। आप अपने आप को कितना कंसंट्रेट रख पाते हैं, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसे हम लोग सही तरीके से समझ भी नहीं पाते हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। होता यह है कि थ्योरेटिकली हम लोग कंसंट्रेट होने की बात करते हैं, और प्रैक्टिकली हम ऐसे एक्टिविटीज करते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और सबसे बड़ा आजकल डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज जो है वह स्मार्टफोन के कारण से हो गया है। व्हाट्सएप, मैसेंजर, पता नहीं हाइप, कितने सारे प्रोग्राम्स हैं, कितने सारे एप्लीकेशंस हैं। नेटवर्किंग की प्रॉब्लम,
अब कहां स्टडी की प्रॉब्लम के साथ साथ ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। डाउनलोड नहीं हो रहा है, नेटवर्क स्लो चल रहा है, कभी बाहर निकल रहे हैं, कभी अंदर आ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप नहीं पढ़ रहे होते हैं, मेरी बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। एक तो बात मैं ये कह रहा हूं कि जब आप रीडिंग कर रहे हैं, जब आप स्टडी कर रहे हैं, तब आप कितना कंसंट्रेट हैं। लेकिन मैं दूसरी बात पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि जब आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, तब आप कहीं कोई ऐसी एक्टिविटीज तो नहीं कर रहे हैं जिसका इंपैक्ट कल को इसके ऊपर पड़ेगा। इस बात को हम और आप नहीं समझते जल्दी। इसको माइक्रो लेवल पर समझने की जरूरत है कि हम जब नहीं पढ़ रहे होते हैं तब भी ऐसी एक्टिविटीज कम करें जो हमें हमारे गोल से डिस्ट्रैक्ट करता है, जो हमारे ध्यान को भटकाता है, जो हमारे ध्यान को बांटता है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं आपसे। जैसे सपोज कर लीजिए आपका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप निकल गए मूवी देखने। अब मूवी भी सपोज कीजिए कि आपने गजनी देख लिया, तो उसके बाद तो 3-4 दिन तो मतलब इतना पेन होता रहेगा और इतने सारे बजलिंग्स, इतना हैवी माइंडेड आप हो जाएंगे कि वो 3-4 दिन, 1 सप्ताह आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। तो ठीक है, आपका मन नहीं लग रहा है तो आप पीसफुल्ली वॉक के लिए निकल सकते हैं, कोई कूल और काम सॉन्ग सुन सकते हैं। आपका मन नहीं लग रहा है तो मेरे से मिलने के लिए आ सकते हैं, मेरे से बातचीत कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, कुछ गाइडलाइन ले सकते हैं, कुछ सीनियर्स से मिल सकते हैं, कुछ टीचर्स से मिल सकते हैं, कुछ अच्छे लोगों से मिल सकते हैं, किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी ऐसे प्रोग्राम में जाएं जो हमें मेंटली कूल कर सके, जो हमें मेंटली गाइड कर सके, जो हमें मेंटली स्ट्रांग बना सके। कुछ भी, जहां भी, जो भी, जिसको आप हॉबीज कहते हैं। आप सभी लोगों का कुछ ना कुछ हॉबीज है, नहीं है तो थोड़ा डेवलप भी कीजिए, क्योंकि आगे इंटरव्यू में यह आने वाला है। तो अभी से ही कुछ ऐसा टाइम निकालें कि जहां मन नहीं लग रहा है तो अपने हॉबीज को हम डेवलप करें, अपने हॉबीज पर हम काम करें। जैसे मैं सबसे अच्छी बात समझता हूं कि जब मन नहीं लग रहा है तो आप राइटिंग कीजिए, डायरी राइटिंग। मतलब कुछ ऐसे हैबिट्स को डेवलप कीजिए जो कल को आपके सिविल सर्विसेज में भी यूज आ सके। जैसे सिंपली मैं कहता हूं कि अगर आप डायरी राइटिंग करते हैं, अगर आप अपने इमोशंस को डायरी में लिख सकते हैं, तो कल को यूपीएससी कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको भी राइट तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। डायरी राइटिंग जो है यह आपके एक्सप्रेशन पावर को बढ़ाता है, ये आपके एक्सप्रेशन में एक स्टाइल को लाता है, यह आपको बेटर से बेटर प्रेजेंटेशन में सक्षम बनाता है, यह आपको मेंटली थोड़ा सिस्टमेटाइज्ड बनाता है, थोड़ा सीरियस भी बनाता है। और डायरी राइटिंग जो है, इससे एक और अच्छा हैबिट डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। जो इनर सोल है हमारा, जो इनर गाइड है हमारा, वह अवेयर हो जाता है, क्योंकि डायरी राइटिंग में हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं अपने आप को, हम अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और अपने आप को जो आप ऑब्जर्व करेंगे वह इतना फेयर होता है, इतना ट्रू होता है कि वह आपको इनर गाइड देता है, एक इनर लाइट देता है, एक इनर मोटिवेशन देता है कि नहीं हमें ये काम करना चाहिए, नहीं हमें ऐसे करना चाहिए। यह ऑब्जर्वेशन हमें एबल बनाता है कि हम अपने मिस्टेक्स को रेगुलरली रिड्यूस कर सकते हैं।
हम अपने स्ट्रेंथ को रेगुलरली इनहेंस कर सकते हैं, इनरिच कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो इस लेवल में हमें काम में आती हैं। इसके बाद में आता हूं। अब आइए आप स्टडी पर कि हाउ यू हैव टू स्टडी। तो मैं थोड़ा सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करता हूं कि आप कैसे स्टडी करते हैं। आपके स्टडी का तरीका क्या है और राइट तरीका क्या होना चाहिए। सपोज कीजिए कि ये हमारा बुक्स है और इस बुक्स के ये डिफरेंट पेजेज हैं। टॉपिक यहां से स्टार्ट हुआ, फंडामेंटल राइट, ठीक है। यहां से टॉपिक फंडामेंटल राइट स्टार्ट हुआ, यहां पर डेफिनेशन है, यहां पर अदर राइट्स हो सकते हैं, उसको भी डिफाइन कर दिया। उसके बाद ग्रेजुअली डिफरेंट सब टॉपिक पर आप चले आएंगे। आर्टिकल 14 to 18 आप पढ़ते हैं, पढ़ते चले गए आप। फिर आप आए आर्टिकल 19 to 22 पढ़ लिया। करते करते आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। आर्टिकल 35 तक पहुंचते हैं, घड़ी देखते हैं, सोचते हैं कि 2 घंटा हो गया, हमने इतना पढ़ लिया और थोड़ा थकान हो गया है, और अचानक उठ जाते हैं। हम जब पढ़ते हैं तो फ्लैट पढ़ते चले जाते हैं, फ्लैट फ्लैट पढ़ते चले गए और लास्ट पेज तक आ गए और अब सोचते हैं कि अब थोड़ा कुछ और काम करना चाहिए। तो हम टीवी देखते हैं, कोई अदर एक्टिविटीज करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। खाना पीना खाते हैं, मूवीज वगैरह देखते हैं, क्लासेस वगैरह बीच में लगाते हैं और फिर चले आते हैं। इसको थोड़ा सा अगर पढ़ने के हैबिट को यहीं पर चेंज कर देंगे तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो 3 दिन के बाद, आफ्टर 3 days, आपके पास 20% इंफॉर्मेशन रहेगा, 80% इंफॉर्मेशन आप फॉरगेट कर जाएंगे। यू आर नॉट एबल टू मेमोराइज इट। ओनली 20% इंफॉर्मेशन maybe you can able to memorize, and इसमें भी आप थोड़ा कंफ्यूज होते रहेंगे, पता नहीं ऐसा है, पता नहीं वैसा है, यह हो सकता है, वह हो सकता है, पढ़ा तो है लेकिन भूल रहे हैं, थोड़ा रिवीजन चाहिए होगा, आप बहाने बनाएंगे। अगर पढ़ने के हैबिट को ही थोड़ा चेंज कर ले आप, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं। यह जो क्वांटिटेटिव स्टडी हम लोग कर रहे हैं, इसके स्थान पर हम थोड़ा क्वालिटेटिव स्टडी करें। कैसे? तो इसको डेफिनेशन को पढ़ना है बुलेट ट्रेन की स्पीड से, ठीक है। फर्स्ट राउंड बुलेट ट्रेन की, जितना फास्ट पढ़ सकते हैं पढ़िए। उससे हमें एक मोटा मोटी फ्रेम निकालना है, एक इसेंस निकालना है, रफ इसेंस, रफ स्केच, मतलब क्या कहना चाहता है। यहां पर हमारा नोटबुक है, नोटबुक में हमने एक बात यहां पर अपनी बात को नोट किया। कैसे? की पॉइंट फॉर्म में। अब वापस आएंगे, वापस पुनर्मूसिको भवः, फिर से इधर शिफ्ट नहीं करना, फिर से इधर आना,
और अब कैसे चलोगे? DMU की स्पीड से चलो।